जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं सामाजिक स्तरीकरण से संबंधित 100 क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। इससे पहले जरूरी सूचना यह है कि अगर आप डेली क्विज क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको 9 AM और 9 PM पर डेली 200 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो सामाजिक स्तरीकरण इस प्रकार की प्रक्रिया है। तो आंसर है कि सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक प्रक्रिया। अगला है सामाजिक स्तरीकरण सार्वभौमिक है लेकिन समान नहीं है। यह कथन किसका? तो यह कथन डेविस और मूर का है। इन्होंने कहा कि सामाजिक स्तरीकरण जो है हर जगह पाई जाती है, लेकिन कहीं कम मात्रा में तो कहीं ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, हर जगह समान नहीं। अगला है वर्ग, जाति, नस्ल और लिंग मुख्यतः किसके रूप माने जाते हैं? तो वर्ग, जाति, नस्ल और लिंग मुख्यतः सामाजिक स्तरीकरण के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ लिंग, अगर लिंग जो बात है जेंडर की बात है, तो इसको स्तरीकरण में रखेंगे। अगर सेक्स की बात होगी जैविक, तो सेक्स वाला जो लिंग होता है महिला और पुरुष, उसको जैविक में रखते या सामाजिक विभेदीकरण में उसको रखा जाता है। अगला प्रश्न वो है क्या? स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ ए हायरार्की ऑफ पोजीशन विथ अनइक्वल रिवार्ड। तो यह कथन किसका है कि स्तरीकरण पदक्रम में पद के लिए असमान पुरस्कार है। क्या है? असमान पुरस्कार है। किसका मतलब? तो पितिम सरोखीन कहते हैं कि जो स्तरीकरण होता है वह असमान पुरस्कार है। किसके लिए? किसी पद या हायरार्की के लिए। अगला है सामाजिक स्तरीकरण की पहली व्यवस्थित परिभाषा किसने दी? तो सरोखीन ने दिया है। अगला है सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है। तो जाति है, वर्ग है, धर्म है, सार्वभौमिक गुरुत्व नहीं है। अगला है एस्क्राइब्ड स्टेटस। एस्क्राइब्ड स्टेटस मतलब प्रदत्त परिस्थिति कौन सी है? तो प्रदत्त परिस्थिति वह होती है जो जन्म से प्राप्त होती। अगला है अचीव स्टेटस का उदाहरण है। तो अर्जित परिस्थिति का उदाहरण इसमें से कौन होगा? जो हमने अपनी शिक्षा और योग्यता के आधार पर अर्जित करते हैं उसको हम अर्जित परिस्थिति कहते हैं। प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति की बात करते हैं राल्फ लिंकन। अगला है सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में, सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ और सामाजिक असमानता में क्या अंतर है? तो सामाजिक स्तरीकरण बहुत ही व्यापक अवधारणा के रूप में देखी जाती है। स्तरीकरण व्यापक अवधारणा के रूप में जानी जाती है, जबकि असमानता उसका परिणाम होता है। तो स्तरीकरण व्यापक है और असमानता उसका परिणाम है। अगला प्रश्न है कि किस समाजशास्त्री ने सामाजिक स्तरीकरण को समाज की सार्वभौमिक और बहुआयामी घटना कहा है? समाज की सार्वभौमिक और बहुआयामी घटना माना पितृ सरोखी। अगला है स्टेटस ग्रुप। परिस्थिति समूह की बात कौन करते हैं? तो परिस्थिति समूह की बात करते हैं मैक्स वेबर। अगला है पावर एलीट। पावर एलीट का सिद्धांत किसने दिया? तो पावर एलीट का सिद्धांत जो है सी राइट मिल्स का। अगला है आर्थिक वर्ग और सामाजिक वर्ग में किसने अंतर किया? तो आर्थिक वर्ग और सामाजिक वर्ग की बात करते हैं मैक्स वेबर। अगला है ओपन सोसाइटी, ओपन स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम में क्या संभव है? मतलब खुला स्तरीकरण व्यवस्था जो होता है उसमें क्या होता है? तो उसमें व्यक्ति ऊपर और नीचे की ओर गतिशीलता कर सकता है, जिसका उदाहरण हम वर्ग को देखते हैं कि वर्ग को हम खुला या स्तरीकरण का माध्यम मानते हैं। अगला है क्लोज या बंद व्यवस्था। क्लोज सिस्टम या बंद व्यवस्था का आदर्श उदाहरण है। तो भारतीय परंपरा में जाति व्यवस्था को बंद व्यवस्था माना जाता है।
तो बंद परिस्थिति समूह के रूप में मैक्स वेबर ने संबोधित किया कि भारत में जाति व्यवस्था बंद परिस्थिति समूह का उदाहरण। अगला है, किस प्रकार की स्थिति है? जाति को हम किस प्रकार की स्थिति के रूप में जानते हैं? तो प्रदत्त या जन्म द्वारा आधारित होता है। अगला है, द मोर इम्पोर्टेंट द पोजीशन द ग्रेटर द रिवार्ड। मतलब सबसे महत्वपूर्ण पद पे सबसे योग्य व्यक्ति को योग्य पुरस्कार मिलेगा। यह मत किसका है? तो डेविस और मुरे को, कि सबसे योग्यतम व्यक्ति को सबसे योग्य पद और पुरस्कार प्राप्त। और इन्होंने स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत की व्याख्या की है, डेविस, मुरे और पार्सन्स। इनकी आलोचना कौन करते हैं? तो आलोचना करते हैं मेल्विन ट्यूमिंग। अगला है, कौन सा सामाजिक सिद्धांत सामाजिक स्तरीकरण की कार्यात्मक आवश्यकता को प्रस्तुत करता है? तो कार्यात्मक आवश्यकता या प्रकार्यात्मक माना है डेविस और मुरे। अगला है, सामाजिक स्तरीकरण में असमानता को वैध ठहराते हैं कि भाई असमानता सही है। तो कुछ ने माना है, तो जो प्रकार्यवादी हैं या कार्यात्मकवादी हैं उन्होंने कहा कि असमानता इसलिए सही है कि सबसे योग्य व्यक्ति को सबसे योग्य पद प्राप्त होगा। अगला है, सामाजिक स्तरीकरण की तुलना किस प्राकृतिक घटना से की जाती है? मतलब सामाजिक स्तरीकरण कहाँ से लिया गया था? सामाजिक स्तरीकरण भू स्तर लेयर या भूविज्ञान से लिया गया है कि जिस तरह से पृथ्वी में कई लेयर पाए जाते हैं उसी तरह समाज में भी कई लेयर या स्तरीकरण पाया जाता है। अगला है, मार्क्स के स्तरीकरण का आधार है। तो मार्क्स ने अपने स्तरीकरण का आधार उत्पादन के संबंध को बताया है। इन्होंने दो तरह के वर्गों की चर्चा की है। इन्होंने कहा कि एक जिसका उत्पादन पर कंट्रोल होता है, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है, और दूसरा वर्ग है जिसका नियंत्रण नहीं होता है। तो जिसका नियंत्रण होता है इसे इन्होंने बुर्जुआ कहा है, और जिसका नियंत्रण नहीं होता उसको सर्वहारा वर्ग की श्रेणी दी। वेबर ने स्तरीकरण के कितने आयामों की चर्चा की है? तो वेबर ने 3 आयामों की चर्चा की है, क्लास, स्टेटस एंड पावर, वर्ग, स्थिति और शक्ति। अगला है, क्लास कॉन्सिक्वेंस, वर्ग चेतना की बात कौन करते हैं? तो वर्ग चेतना की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। मिथ्या चेतना या फॉल्स कॉन्सिक्वेंस की बात कौन करते हैं? तो ये भी कार्ल मार्क्स ही करते हैं। द रूलिंग आइडिया आर द आइडिया ऑफ रूलिंग क्लास, मतलब शासित वर्ग का विचार ही शासित वर्ग को जन्म देता है, किसने माना है? यह कथन है कार्ल मार्क्स का। अगला है, लाइफ चांस, जीवन अवसर की बात किसने की है? तो मैक्स वेबर। डेविस और मुरे का सिद्धांत है। तो डेविस मुरे का सिद्धांत कार्य स्तरीकरण का कार्यात्मक या प्रकार्यात्मक सिद्धांत। मेल्विन ट्यूमिंग ने किसकी आलोचना की है? तो डेविस और मुरे ने का आलोचना जो है ट्यूमिंग करते हैं। एलिटिक करिकुलम, अभिजात का परिभ्रमण सिद्धांत किससे संबंधित है? तो पैरेटो से। अभिजन और जनता के चक्र का सिद्धांत किससे संबंधित है? पैरेटो से ही संबंधित है। इसी को एलिट करिकुलम भी कहते हैं। आयरन लॉ ऑफ ओलिगोक्रेसी का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आयरन लॉ ऑफ ओलिगोक्रेसी जो संबंधित है यह रॉबर्ट मिशेल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, कल्चरल कैपिटल, सामाजिक पूंजी की बात कौन करते हैं? तो सामाजिक पूंजी की बात करते हैं पियरे बोर्डियू। सिंबॉलिक वायलेंस, प्रतीकात्मक हिंसा, प्रतीकात्मक हिंसा की बात कौन करते हैं? तो ये भी जो अवधारणा है वो पियरे बोर्डियू से संबंधित। दुर्खीम ने जो है सामाजिक विभाजन का रूप किस रूप में देखा है? तो दुर्खीम का जो सामाजिक विभाजन है वो श्रम विभाजन है। इन्होंने जनसंख्या के आधार पर, बढ़ती जनसंख्या के आधार पर श्रम विभाजन की बात की है, ताकि जैसे जैसे जनसंख्या घनत्व बढ़ता गया वैसे वैसे श्रम विभाजन बढ़ता गया। अगला है, पार्सन्स ने स्तरीकरण की किस अवधारणा, स्तरीकरण की किस प्रणाली से जोड़ा है? पार्सन्स ने स्तरीकरण को कहा कि स्तरीकरण का निर्धारण मुख्यतः मूल्य सहमति प्रणाली पर आधारित होता है। कन्फ्लिक्ट थियरी, संघर्ष का सिद्धांत किससे संबंधित है या पैरोकार कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। नारीवादी दृष्टिकोण में स्तरीकरण का आधार प्रमुखता क्या है? तो नारीवादी दृष्टिकोण स्तरीकरण का प्रमुख आधार
जेंडर या लिंग को मानते हैं। अगला है जातिगत स्तरीकरण की आलोचना किसने की है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी जो थे, उन्होंने वे जो जाति के घोर विरोधी थे, उन्होंने तो जाति को पूरी तरह से समाप्त करने की बात कही है। वहीं मोहनदास करमचंद गांधी थे जिन्होंने जाति में सुधार की बात कही है। तो बाबा साहेब अंबेडकर और मोहन गांधी मतलब महात्मा गांधी दोनों का जो विचार था वो जाति को लेकर विरोधी विचार। सोशल क्लोजर, तो सोशल क्लोजर की अवधारणा किसने दी है? तो सोशल क्लोजर की बात करते हैं मैक्स वेबर। अगला है संपत्ति, शक्ति और प्रतिष्ठा का वर्गीकरण किसने दिया है? तो ये भी मैक्स वेबर से संबंधित है। जाति व्यवस्था को क्लोज सिस्टम या बंद व्यवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें गतिशीलता का अभाव होता। अगला है वर्ण सिस्टम। वर्ण व्यवस्था मूलतः किस पर आधारित है? तो वर्ण व्यवस्था कर्म और गुणों पर आधारित है। कब तक? जब तक वैदिक काल था तब तक कर्म और गुण पर था। जब उत्तर वैदिक काल आया तो वह जन्म पर आधारित हो गया। अगला है जाति और वर्ण में अंतर किसने स्पष्ट किया है? तो जीएस घुरिये ने जाति और वर्ण में अंतर स्पष्ट। संस्कृताइजेशन या संस्कृतिकरण शब्द की चर्चा किसने की है? तो एम एन श्रीनिवास। प्रभु जाति की बात कौन करते हैं? तो एम एन श्रीनिवास है। जजमानी सिस्टम किससे संबंधित है? तो ग्रामीण जाति पर आधारित जो है आर्थिक संबंध को हम जजमानी सिस्टम या जजमानी व्यवस्था के अंदर बात करते हैं। इसका जो बात की है वो विलियम वाइजर ने, या किसने किया है? विलियम वाइजर। अगला है जाति व्यवस्था, प्योरिटी और पोल्यूशन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो प्योरिटी और तो अगला प्रश्न है वर्ग व्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो वर्ग का मुख्य आधार कार्ल मार्क्स ने आर्थिक स्थिति को माना है। अगला प्रश्न है जाति व्यवस्था में गतिशीलता क्यों कठिन है? क्योंकि यह जन्म पर आधारित होती है। जाति व्यवस्था एक प्रदत्त परिस्थिति है जिस कारण उसमें गतिशीलता नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि इसमें सांस्कृतिक गतिशीलता होती है संस्कृतिकरण के माध्यम से। जैसे इनमें प्रमुख नाम होता है एम एन श्रीनिवास का आता है और एस सी दुबे ने भी जाति में गतिशीलता संभव है इसकी चर्चा की। अगला है वर्ग व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो वर्ग व्यवस्था में हमारा खुलापन और गतिशीलता पाया जाता है। नेशनली स्तरीकरण या प्रजाति स्तरीकरण किस आधार पर आधारित होता है? तो प्रजातियों का स्तरीकरण मुख्यतः शारीरिक विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। अगला है लैंगिक स्तरीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो लैंगिक स्तरीकरण जो है उसका प्रमुख कारण के रूप में पितृसत्तात्मक व्यवस्था को देखा जाता है। अगला है जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, मतलब लिंग जो है वह सामाजिक निर्माण है, समाज के द्वारा बनाया गया है। किसका विचार है? तो ये सिमोन द बुआ का कथन है। स्टेटमेंट की नारी पैदा नहीं होती, नारी बनाई जाती है, तो उसी से संबंधित है कि जेंडर जो है, जेंडर इज सोशल कंस्ट्रक्ट। अगला है वर्ग संघर्ष की परिकल्पना किसने की है? तो वर्ग संघर्ष की परिकल्पना कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई। अगला है भारत में वर्ग आधारित असमानता का प्रमुख कारक क्या है? तो भारत में पूंजीवाद का विकास और असंपत्ति का असमान वितरण धीरे धीरे भारत को वर्ग की ओर ले गया है। अगला है न्यू मिडिल क्लास की अवधारणा किसने की दी है? नए मध्यम वर्ग की चर्चा किसने की है? तो नए मध्यम वर्ग की चर्चा क्यों हुई, कहां से उत्पत्ति हुई? तो जब वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण भारत में आया तो एक नए तरह के मध्यम वर्ग की उत्पत्ति हुई। अगला है जाति के ऊर्ध्व गतिशीलता का प्रमुख साधन आज के समय में क्या है? तो एजुकेशन के माध्यम से हम जाति के ऊर्ध्व गतिशीलता को प्राप्त करते हैं। रिजर्वेशन आरक्षण की नीति किस प्रकार के स्तरीकरण को संबंधित करती है?
तो जातिगत असमानता से संबंधित है स्तरीकरण या रिजर्वेशन का स्तरीकरण। अगला है ग्रामीण भारत में मुख्य स्तरीकरण किस पर आधारित है। ग्रामीण भारत में मुख्यतः स्तरीकरण किस पर आधारित होता है, तो भूमि और जाति पर। कई विचारकों ने भूमि को आधार बना के भारत स्तरीकरण की चर्चा की है, तो कई लोगों ने जाति व्यवस्था स्तरीकरण का प्रमुख आधार माना है। अगला है शहरी भारत में स्तरीकरण का आधार क्या होता है। तो शहरी भारत में मतलब आधुनिक भारत में जो है स्तरीकरण का आधार पेशा और आय हो गया। सोशल मोबिलिटी सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या है, तो स्थिति में परिवर्तन या पद में परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता। ऊर्ध्व गतिशीलता का उदाहरण इनमें से कौन है। ऊर्ध्व गतिशीलता मतलब कोई नीचे पद से ऊपर की ओर जा रहा है, तो उसको जैसे मजदूर से अधिकारी बन जाना, मतलब एक निम्न पद से उच्च पद पे जाना ऊर्ध्व गतिशीलता है। और एक अधो गतिशीलता होता है जब व्यक्ति उच्च पद से निम्न पद पर आता है। और एक क्षैतिज गतिशीलता है, और जब क्षैतिज होता है तो नौकरी से नौकरी पर कोई पद में बदलाव नहीं होता है, तो उसको क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं। तो ऊर्ध्व गतिशीलता है मजदूर का अधिकारी बन जाना। आगे क्षैतिज गतिशीलता क्या है, तो क्षैतिज गतिशीलता है जैसे हम किसी सेम पद पर एक शहर से दूसरे पद पर ट्रांसफर या स्थानांतरण हो जाए। अगला अंतर जातीय गतिशीलता इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। तो मतलब जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गतिशीलता देखी जाती है तो उसको अंतर जातीय गतिशीलता या इंटर जनरेशनल मोबिलिटी कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की सामाजिक स्थिति में बदलाव। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे दादा उनके जो है मजदूर है, बेटा क्लर्क बना, मतलब पिताजी क्लर्क है और वह खुद आईएएस बन गया, तो यह हमारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है सामाजिक स्थिति में बदलाव हुआ, इसको अंतर जातीय गतिशीलता कहें। अगला है अंतरवर्गीय मतलब इंट्रा जनरेशन, मतलब एक ही वर्ग में। तो जब कोई व्यक्ति होता है एक पद पे रहते हुए अपने ही जीवन काल में कई अन्य उच्च पदों तक जाता है, उसको इंट्रा जनरेशनल गतिशीलता कहते हैं। तो जीवन काल की स्थिति में बदलाव, जैसे व्यक्ति सिपाही से शुरू हुआ और एसपी के पद तक पहुंचा, तो यह उसके पीढ़ी में खुद के स्वयं के पीढ़ी में ही कई बार उसके पदों में परिवर्तन हुआ, जीवन काल के स्थिति में बदलाव। अगला सामाजिक गतिशीलता क्या है, तो सामाजिक गतिशीलता शिक्षा सामाजिक गतिशीलता का एक प्रमुख साधन। मेरिटोक्रेसी क्या है, तो योग्यता तंत्र। तो मेरिटोक्रेसी मतलब है योग्यता आधारित व्यवस्था। अगला है रिजर्वेशन से किस प्रकार की गतिशीलता को प्रोत्साहित किया जाता है, ऊर्ध्व गतिशीलता को प्रोत्साहित किया जाता है, रिजर्वेशन से ऊर्ध्व गतिशीलता। अगला है भारत में आर्थिक उदारीकरण के बाद कौन सा वर्ग था। तो जब 1991 में आर्थिक उदारीकरण एलपीजी आया यहाँ भारत में, तब एक नए प्रकार के मध्यम वर्ग का उदय हुआ भारत में। वैश्वीकरण का स्तरीकरण प्रभाव है, तो वैश्वीकरण का स्तरीकरण का प्रभाव क्या है कि नई असमानताओं का उदय। अगला है डिजिटल विभाजन किस प्रकार का स्तरीकरण है, तो डिजिटल विभाजन जो है तकनीकी या डिजिटल स्तरीकरण या विभाजन में देखा जाता है कि जिनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान है एक स्तर हो जाता है, और दूसरा स्तर होता है जिनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, तो इसको डिजिटल विभाजन के रूप में देखा जाता है। इनफॉर्मल सेक्टर, तो इनफॉर्मल सेक्टर या अनौपचारिक सेवा में किस प्रकार की असमानता बढ़ी,
अनौपचारिक सेवा में जो है वह आय की असमानता और असुरक्षित रोजगार के रूप में असमानता बढ़ी है। ग्लास सीलिंग किससे संबंधित है? तो ग्लास सीलिंग उसे कहते हैं जब कोई महिला ऑफिस में काम कर रही है और उसके पदोन्नति में लोग बाधा बन रहे हैं, ऊपरी पदों पर पहुंच में बाधा बन, उसको ग्लास सीलिंग कहते हैं। अगला है डबल बर्डन। डबल बर्डन शब्द किससे संबंधित है? तो डबल बर्डन है वे महिलाएं जो घर में भी कार्य काज करती हैं और ऑफिस में भी काम काज करती हैं, तो उन्हें डबल बर्डन इस श्रेणी में रखा जाता है। कार्यरत महिलाएं जो घर और नौकरी दोनों की जिम्मेदारी संभालती। शहरी झुग्गियों में स्तरीकरण का आधार क्या है? तो शहरी झुग्गियों में स्तरीकरण का आधार है रोजगार और अफर्मेटिव एक्शन की नीति। किसे मतलब सकारात्मक क्रिया या नीति का उद्देश्य क्या है? तो हाशिए पे जो अंतिम व्यक्ति है जिसके पास कुछ नहीं है, बेसिक सुविधाएं नहीं है, उनको सशक्त बनाना, ऐसे वर्गों को सशक्त बनाना। अगला है कल्चर डिप्रेटिवेशन। कल्चर डिप्रीवेशन का मतलब क्या है? कल्चर डिप्रीवेशन का है कि पिछड़े वर्गों का सांस्कृतिक शिक्षा और संस्कृति के संसाधनों में कमी। बटन चालू कर। तो पिछड़े वर्गों और शिक्षा सांस्कृतिक साधनों की जो है कमी को देखता है कल्चरल डिप्राइवेशन। अगला है भारतीय संविधान में समानता का कौन सा अनुच्छेद है? तो भारतीय संविधान में समानता मतलब सबके लिए अधिकार दिया जाता है। अनुच्छेद 14 के आधार पे हम किसी जाति भेदभाव, लिंग आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते। अनुसूचित जाति और जनजाति का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो संरक्षण के लिए अनुच्छेद 15 और 17 में बात कही गई। अगला है सामाजिक न्याय का सीधा संबंध है। तो सामाजिक न्याय का सीधा संबंध कहाँ देखा जाता है? सामाजिक न्याय का सीधा संबंध देखा जाता है कि असमानता को कम करना और सभी को समान अवसर देने का प्रयास करना। डेविस और मुरे के सिद्धांत की आलोचना किसने की है? तो मेल्विन ट्यूमिन है। रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगला ट्यूमिन ने किसे अनावश्यक बताया? तो ट्यूमिन ने कहा कि डेविस और मुरे के अनुसार जो उच्च पुरस्कार का औचित्य है वो गलत है। इन्होंने कहा कि डेविस और मुरे कई ऐसे चीजों को अनजाने में छोड़ दिए, जैसे कि कई बार लोग अयोग्य व्यक्ति किसी योग्य पद पे भ्रष्टाचार के माध्यम से पहुंच जाते हैं। तो ऐसी चीजों की चर्चा डेविस और मुरे ने नहीं की है और इसीलिए इनकी आलोचना जो है ट्यूमिन करते हैं। भाई भतीजावाद, इन सब चीजों को लेकर ट्यूमिन ने इन सब की आलोचना की। अगला है मार्क्स के अनुसार जो है वर्ग संघर्ष का अंतिम परिणाम क्या होगा? मार्क्स ने कहा कि वर्ग संघर्ष आएगा तो साम्यवाद होगा, वर्ग विहीन समाज आएगा। देवर के अनुसार अस्तरीकरण में निर्णायक भूमिका किसकी है? तो अस्तरीकरण में निर्णायक भूमिका होती शक्ति और प्रतिष्ठा, पावर एंड प्रेस्टीज। नारीवादी आलोचना के अनुसार मुख्य असमानता का आधार क्या है? तो उन्होंने कहा कि पैतृक या पितृसत्ता ही सबसे बड़ी महिलाओं और पुरुषों में असमानता का कारण। इंटरसेक्शनैलिटी की जो अवधारणा है वो किसने दी है? तो यह किम्बरले फ्रेसा। तो ये अभी हाल फिलहाल में एक क्वेश्चन से यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया, इंटरसेक्शनैलिटी। तो दलित आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो दलित आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था कि जातिगत स्तरीकरण की चुनौती देना और समानता लाना दलित आंदोलनों का प्रमुख उद्देश्य रहा। अगला है अंबेडकर ने जाति को किससे तुलना की है? तो अंबेडकर का जो जाति व्यवस्था है वह एक तरह का डिजीज या रोग है
माना है। अगला है मार्क्सवादियों के अनुसार जाति के किस रूप में देखी जाती है? जाति किस, मार्क्सवादी किस में मानते हैं? मार्क्सवादी कहते हैं उत्पादन के संबंधों का अवशेष और वर्ग आधारित संरचना के रूप में जाति को देखा। इन्होंने कहा है कि जो उच्च जातियां हैं उनका उत्पादन के संबंधों पर कंट्रोल है और उसी आधार पर ही स्तरीकरण हुआ। वैश्वीकरण में सबसे अधिक प्रभावित कौन सा वर्ग हुआ था? तो वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित मध्यम वर्ग हुआ, जिसे नए पेशेवर में शामिल हुआ, मतलब नए नए नौकरियों को। अगला है जाति व्यवस्था के टूटने का प्रमुख या मुख्य कारण क्या है? तो जाति व्यवस्था के टूटने का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिकरण और नगरीकरण। वर्ग संघर्ष का मूल कारण क्या है? तो उत्पादन के साधनों पर अधिकार और नियंत्रण जो है वर्ग संघर्ष का मूल कारण। अगला है सामाजिक बहिष्करण किसका परिणाम है? तो यह असमान स्तरीकरण और हाशिए पर जाने वाले व्यक्तियों के कारण सामाजिक बहिष्करण करता है। तो सामाजिक बहिष्करण में वह व्यक्ति होता है जो कि हाशिए पे होता है, जिसकी मूलभूत सुविधाएं भी पूर्ति नहीं हो पाती। अगला है जाति की मूलभूत समस्या क्या है? किसने कहा कि जाति भारत की मूलभूत समस्या है? तो समस्या की बात जहां होगी तो अंबेडकर ने जाति को पूरी तरह से समाप्त करने की बात कही है, जाति को एक रोग की तरह देखा है, जाति व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की बात कही है। ये सब चीजें जब भी स्टेटमेंट में आए तो वहां BR अम्बेडकर प्रमुख नाम है। वर्ग, किसने कहा कि वर्ग जो है वह आधुनिक समाज की वास्तविकता है? तो कार्ल मार्क्स ने। प्रेस्टीज इकोनॉमी, प्रतिष्ठा अर्थव्यवस्था या सम्मान अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, मैक्स वेबर। अगला है कार्यात्मकवादियों के अनुसार स्तरीकरण का मुख्य कार्य क्या है? तो स्तरीकरण का मुख्य कार्य है कि सामाजिक एकता और समरूपता को बनाए रखने। संघर्षवादियों के अनुसार स्तरीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उन्होंने माना कि जो संघर्षवादी हैं कि वो अपने प्रभुत्व को बनाए रखना चाहते हैं और संसाधन को नियंत्रित रखना चाहते हैं। तो जो उच्च वर्ग में है, स्तर में ऊंचे हैं। अगला है वैश्विक स्तर पर अस्तरीकरण का नया आयाम क्या है? तो वैश्विक स्तर पे अस्तरीकरण का नया आयाम है ज्ञान, तकनीकी और नेटवर्क्स। सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया को समाप्त करना किस प्रकार की संभव है? तो सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए संरचनात्मक परिवर्तन और नीतिगत हस्तक्षेप के माध्यम से समाप्त किया जा सकता। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर